तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये मेन में पूछा गया है 7 जनवरी 2020 को, पर ये क्वेश्चन है एडवांस लायक। तो इस डिस्कशन को ध्यान से सुने, थोड़ी देर लगेगी पर ये डिस्कशन कभी आपको आगे हेल्प कर सकता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ plates of area A separated by distance d between them. It is filled with a dielectric which has a dielectric constant that varies as kx equals to k into 1 plus alpha x, where x is a distance measured from one of the plates. If alpha d is very much less than 1, the total capacitance of the system is best given by the expression. तो मैं इसको लंबी कहानी इसलिए कह रहा था कि कई सारे फैक्ट्स हमको यहाँ पर यूज़ करने। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, जिसमें ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो कांस्टेंट है और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पर ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि के एक्स के साथ में वेरी कर रहा है, और एक्स क्या है, तो किसी एक प्लेट से मेजर किया हुआ डिस्टेंस है वो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि अटैच कर दें इसके साथ, इसको मान लेते हैं ओरिजिन पर, तो ये दूसरी वाली प्लेट, लेफ्ट प्लेट को x इक्वस टू 0 पे सपोज करें, तो ये दूसरी वाली प्लेट अपने आप आ जाएगी d पर। और जैसे ही हम लेफ्ट प्लेट से इस राइट प्लेट की तरफ चलेंगे तो x वेरी करेगा, साथ में k भी वेरी करेगा, इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हम इस x इक्वस टू 0 मतलब इस लेफ्ट प्लेट से x डिस्टेंस पर, ध्यान से सुनेंगे, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की एक स्ट्रिप मान लेंगे, x डिस्टेंस पर dx मोटाई की एक स्ट्रिप, और वो बनाएगी स्ट्रिप एक एलिमेंट्री कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी हम मान लेते हैं DC। और इस तरह के कई कैपेसिटर्स यहाँ होंगे बिटवीन दीज टू प्लेट्स, और वो आपस में होंगे सभी सीरीज में। तो DC कैपेसिटी वाले कई सारे कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे, तो हमको सीरीज ग्रुपिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी उसका रेसिप्रोकल 1/DC के इंटीग्रल के बराबर होगा, यानी इंटीग्रल कैलकुलस लगानी पड़ेगी। और कौन सी इंटीग्रल कैलकुलस, डेफिनेट इंटीग्रल, उसको 0 से d की लिमिट्स में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको वो बता रहा हूँ स्टेप्स क्या आपको फॉलो करनी है वो बता रहा हूँ, फिर हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद वो जो आपका इंटीग्रल का आंसर आने वाला है उस बीच आपको लॉगरिथमिक सीरीज भी लगाना पड़ेगी। हालांकि अब ये सिलेबस में नहीं है, पर log 1 + x की सीरीज हमको याद आ जानी चाहिए, ये हमको लगाना पड़ेगी। और उसके बाद में फिर बायनोमियल थ्योरम भी यहाँ लगानी पड़ेगी, बायनोमियल थ्योरम से फाइनल फिर आंसर आएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले एक एलिमेंट्री कैपेसिटर कंसिडर करना है। एलिमेंट्री कैपेसिटर कैसा, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस वाला, और हम उसकी कैपेसिटी लिख लेते हैं। कितनी होगी उसकी कैपेसिटी, तो उसकी कैपेसिटी लिखता हूँ सबसे पहले मैं, उसको हमने बोला हुआ है DC। तो DC कितना होगा, तो DC बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट सबसे पहले, फिर आएगा K। तो K कितना होगा, वो x डिस्टेंस पर हम मान रहे हैं उस स्ट्रिप को, एलिमेंट्री कैपेसिटर को। तो यहाँ लिखेंगे हम K टाइम्स 1 + अल्फा x, और अल्फा एक कोई कांस्टेंट है, ये लिखा हमने K। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो सेपरेशन यहाँ dx लेना है, ध्यान देंगे, क्योंकि हमने dx थिकनेस का उसको सपोज किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं हम एक एलिमेंट्री कैपेसिटर, ऐसा वो कैपेसिटर हमने कंसिडर किया है। इसको तो मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है, बहुत पतला है वो, dx उसकी थिकनेस है, और वो है कहाँ, इस प्लेट से
x डिस्टेंस पर। यदि आप कंफर्टेबल हैं, आपको यदि आता है ये सवाल, तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं पता तो इसको ज़रूर सुनना चाहिए। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं 1/dc, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसे कैपेसिटर्स, जैसे यहाँ बनाया हुआ है ये कैपेसिटर dx थिकनेस का, जिसकी अभी हमने कैपेसिटी dc लिखी हुई है, इस तरह के कई कैपेसिटर्स होंगे बिटवीन x = 0 to d, और उन्हें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 1/dc कितना होगा? तो इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल होगा dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट k टाइम्स 1 + अल्फा x इंटू a। ये हो गया dc। ये वो एलिमेंट्री कैपेसिटर की हो गई कैपेसिटी। ये सब आप मन में ही सोच रहे होंगे, वैसे भी सब दिमाग में चल रहा होगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिखकर आपको दिखाना पड़ रहा है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी का रेसिप्रोकल वो क्या होगा? वो होगा 1/dc का इंटीग्रल। लॉजिक आप समझ गए होंगे। 1/dc1 + 1/dc2 + 1/dc3। तो कैलकुलस की लैंग्वेज में हमने उसको लिख दिया है इंटीग्रल 1/dc। और ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है बिटवीन लिमिट्स 0 to d। ऐसा करना है। अब क्या करें, यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू 1/c, और एक स्टेप बचानी है यदि, तो आप कर रहे हैं इसे इंटीग्रेट। यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से, तो इसमें से क्या क्या बाहर हम लेंगे इंटीग्रल से। इंटीग्रल से बाहर तो ये कांस्टेंट्स आ जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, k आ जाएगा और a आ जाएगा। अब आपने पढ़ा हुआ है कि लीनियर फंक्शन विद वन वेरिएबल हो, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको। यहाँ आप इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं? तो इंटीग्रेट कर रहे हैं आप 1/1 + अल्फा x dx। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो आपको मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है कि हम देखेंगे यहाँ वेरिएबल कौन है, और वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, मतलब ही अल्फ़ा, उसका रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अल्फ़ा का रेसिप्रोकल मतलब अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, और फिर क्या लगा देंगे यहाँ? लॉग का फॉर्मूला है ना, 1/x dx जो है वो log x होता है। तो बस यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगकर ये आ जाएगा लॉग, क्या लिखूँ यहाँ? 1 + अल्फा x, 1 + अल्फा x, और ये है डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं उसकी लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? फ्रॉम 0 to d। ऐसा होगा। और आगे इसको सॉल्व करें तो 1/c = 1/एप्सिलॉन नॉट k a अल्फ़ा, और अब लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे d, तो क्या आएगा? log 1 + अल्फ़ा d, ऐसा आएगा। और फिर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log 1 तो 0 होता है, उसको छोड़ दिया, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। पर अभी हमारा काम नहीं बना। अब मैं जो कह रहा था आपसे कि log की सीरीज़ यहाँ पर लगाना पड़ेगी, तो आपको मैं बताता हूँ। log की सीरीज़ आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि सवाल आया है 2020 में। पर अब सिलेबस में लॉगरिथमिक सीरीज़ नहीं होती, उसके बावजूद ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो एडवांस में ऐसा किया जा सकता है। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेते हैं। तो log 1 + x की सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ, तो इसको याद रखना अब आगे के लिए। x - x²/2 ऐसा आएगा। फिर पॉजिटिव x³/3, फिर नेगेटिव साइन x4/4, फिर पॉजिटिव, तो प्लस माइनस ये टर्म्स आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको इसमें सेट करें यदि, तो log 1 + x की जगह यहाँ क्या आया हुआ? अल्फ़ा d, और ये आया है, यानी क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा d, और फिर इसका स्क्वायर/2, यानी α² d² अपॉन क्या आएगा? यहाँ आएगा 2। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? α³ d³ अपॉन 3 एंड सो ऑन। ये उसका होगा एक्सपेंशन, ये उसका एक्सपेंशन होगा। पर यहाँ ये जो बात बोली हुई है
कि अल्फ़ा डी जो है वो कैसा है, बहुत कम है, और इसके बहुत कम होने से हम ये सिर्फ दो टर्म्स यहाँ पर रख लेंगे और बाकी टर्म्स को हम कर देंगे इग्नोर। ये आपने सुन लिया होगा ध्यान से, तो 1/c इक्वल्स 1/ε0 ka अल्फ़ा, ऐसा आएगा। और उसके बाद इसको एक्सपैंड किया, और इस कंडीशन की वजह से अल्फ़ा डी इज़ वेरी मच लेस देन 1, इस कंडीशन की वजह से, जैसा हम बाइनोमियल थ्योरम में भी करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे अल्फ़ा डी, यहाँ आएगा दो टर्म्स सिर्फ, एक आएगी अल्फ़ा डी और दूसरी वाली टर्म अल्फ़ा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे सिर्फ दो टर्म्स आएंगी। अब करना क्या है हमको करना यह है कि इसमें से डी को हम बाहर निकालेंगे और अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इस अल्फ़ा के अंदर मल्टीप्लिकेशन से और डी के बाहर जाने की वजह से यहाँ बचेगा 1, और इधर क्या होगा, जब अल्फ़ा आएगा डिनोमिनेटर में, एक अल्फ़ा कैंसिल आउट, एक अल्फ़ा कैंसिल आउट, एक अल्फ़ा बचेगा और एक डी तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ अल्फ़ा डी अपॉन 2। तो है ना लंबी कहानी, पर आपको सुननी चाहिए, यदि आप एडवांस देने वाले हैं तो ज़रूर सुननी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको लॉग की सीरीज़ लगाना पड़े, और ये लीनियर वेरिएबल वाली जो मैंने बात बताई आपको, लीनियर फंक्शन विद 1 वेरिएबल, इसको रट लें, फिर बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो सब आ रही होंगी आपको समझ में, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। तो यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ आएगा ε0 ka, और ये अल्फ़ा तो अंदर जा चुका है, ब्रैकेट में डाल दिया था अभी हमने इसको, और डी को हमने बाहर किया था, डी को हमने बाहर किया था, है ना, यहाँ आएगा डी। और ऐसा सब करने के बाद हमको तो चाहिए सी, यही है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी मतलब इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो ε0 ka ये जाएगा न्यूमरेटर में और डी आएगा डिनोमिनेटर में, और साथ में ये क्वांटिटी आएगी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा डी अपॉन 2, और इसको यदि न्यूमरेटर में ले जाएं तो 1 माइनस अल्फ़ा डी अपॉन 2 रेज्ड टू दी पावर -1। और अब बारी आ गई है बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपैंड करने की, और बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करते समय भी यदि अल्फ़ा डी 1 से बहुत कम है, लेस देन, वेरी मच लेस देन, क्या बोला है यहाँ 1, तो सिर्फ दो टर्म्स हम रखते हैं, आपको पता है, और उस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा ε0 ka अपॉन डी, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा 1 प्लस अल्फ़ा डी अपॉन 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा ε0 ka अपॉन डी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डी बाई 2। तो अभी तो हमने इसको समझा था इसलिए कठिन लग रहा था, प्रैक्टिस में आ जाएगा, हैबिट में होगा तो ये फिर आसान लगने लगेगा। ये सब अपने आप आपके दिमाग में से चीज़ें निकलती जाएंगी यदि प्रैक्टिस में आप हैबिट में होंगे तब। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं, a 60 picofarad capacitor is fully charged to 20 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 60 picofarad capacitor in parallel. The electrostatic energy that is lost in this process by the time the charge is redistributed between them is in nanojoule. तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आराम से हो जाएगा। हमको चाहिए क्या है, बस इस पर ध्यान दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दैट इज़ लॉस्ट, जो खर्च हो गई है वो एनर्जी हमको चाहिए। यानी आप सीधे क्या कर सकते हैं, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूँ, इसको कई बार लिख कर देखना चाहिए, C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2 इंटू यहाँ आता है V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए नहीं क्योंकि हम इसको ऑलरेडी लॉस बोल चुके हैं। अब ये पिको फैरेड में दिया हुआ है तो कोई चिंता करना नहीं है, पहले वो पिको जूल में आ जाएगी लॉस्ट एनर्जी और फिर उसको हम नैनो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। हाल फिलहाल यहाँ 60 इंटू 60 अपॉन 2 टाइम्स एडिशन ऑफ दीज टू दैट इज़ 120, और वोल्टेज V1 कितना है तो वो था 20, V2 वॉज 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 से ये 2 बार कैंसिल और ये 2 4 बना यानी 15 हो जाएगा,
और 15 इंटू 400 ऐसा आ जाएगा। और ये आंसर आएगा किस में? तो ये आंसर आएगा पिको जूल में। और हमको चाहिए आंसर नैनो जूल में। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2020 को पूछा हुआ। तो 15 चौक 60 और 2 जीरोस और ये पिको जूल है। पिको जूल को हमको यदि नैनो जूल में बदलना है तो आपको मालूम है पिको मतलब होता है 10⁻⁻12 और नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ यानी हम यूनिट बड़ी कर रहे हैं, बड़ी यूनिट कर रहे हैं। नैनो जूल इज लार्जर। और जब भी हम लार्जर करते हैं तब क्या होता है? पिको जूल का हम लार्जर कर रहे हैं मतलब यहाँ 10⁻³ का मल्टीप्लाई होगा। तो ये नैनो जूल में आंसर आएगा। तो ये 3 जीरोस इसके साथ में कैंसिल आउट हो गए। फाइनल आंसर आपको मिलेगा 6। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6 इज द करेक्ट आंसर। तो आसान क्वेश्चन है पर ये यूनिट्स में झंझट हो सकती है, तो बड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इज C and NC is connected to a battery of voltage V. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एयर फिल्ड कैपेसिटर। तो इमेजिनेशन ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए, ऐसा आपको दिमाग में रखना है कि 2 कैपेसिटर्स हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं अक्रॉस अ वोल्टेज V। ये है सिचुएशन। तो 2 कैपेसिटर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं वो लिख लेते हैं। क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं? तो बोल रहा है एक कैपेसिटर है कैपेसिटी C का, दूसरा वाला है NC का, N टाइम्स C, और दोनों को वोल्टेज V के साथ में पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ऐसा इसने बोला है। तो होगा क्या? दोनों ही का वोल्टेज V हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का वोल्टेज V हो जाएगा। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा ऐसा पूछें तो वो होगा CV के बराबर। इस पर चार्ज होगा CV, मतलब इसकी प्लेट्स पर, पहली प्लेट पर पॉजिटिव जितना उतना ही दूसरी प्लेट पर नेगेटिव। और इसकी प्लेट्स पर कितना चार्ज आएगा उसको हम Q2 लिख लेते हैं। तो Q2 विल बी क्या हो जाएगा? वो NCV के बराबर। तो ये हमको चार्जेस भी मालूम हो गए। अब क्या हुआ? आगे क्या बोल रहे हैं? व्हेन द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड द बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी रिमूव करने से क्या होता है? बैटरी रिमूव करने से चार्ज हेल्ड कांस्टेंट। हमेशा याद रखो कि इफ बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी यदि रिमूव कर देंगे तो हमारे दिमाग में फट से ये बात आनी चाहिए कि चार्ज इज हेल्ड कांस्टेंट। जितना कुछ चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहेगा, चार्ज आएगा भी नहीं और कहीं जाएगा भी नहीं। और क्या किया इन्होंने आगे? एंड आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन देम। तो एक तो ये बात कही हुई है इन्होंने कि बैटरी रिमूव कर दी, चार्ज कांस्टेंट रहा। दूसरा, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तब होगा क्या? कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी जितनी भी थी कैपेसिटी, ऐसा बोला है ना। आफ्टर दैट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी थी C, जो अब हो जाएगी KC के बराबर। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर बिकम्स KC। ये 2 चेंजेस आएंगे तो ये सब आपको सोचना है, मेंटली हो जाएगा आपसे आराम से। अब हमको चाहिए क्या, ये देखें। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, 9 अप्रैल 2020 में पूछा हुआ। तो इन अदर वर्ड्स हमको चाहिए कॉमन पोटेंशियल। आपको पता है चार्जेस का होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा। और कॉमन पोटेंशियल को रटना चाहिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी जो पहले थी। तो टोटल चार्ज कितना होगा? CV प्लस NCV, ये होगा सिस्टम का टोटल चार्ज। और नीचे आएगी टोटल कैपेसिटी, मतलब C प्लस NC। NC ये तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी, और इसकी अब कितनी हो गई है? तो इसकी जो अब नई हो गई है वो लेना पड़ेगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमको चाहिए टोटल कैपेसिटी, नीचे रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो एक NC दूसरा KC। यहाँ गलती आपसे हो सकती है,
तो ये बात ध्यान रखेंगे। वैसे भी वो आंसर्स में भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे k+n आएगा, तो बस अब c कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर बचेगा v+nv, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा nc+kc, यानी c हटने के बाद k+n हो जाएगा। बस इसको आपको सेट कर देना है, आंसर बना लेना है इस तरह का, n+1 टाइम्स v कॉमन कर दिया, नीचे बचा k+n, तो साफ तौर पर ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, पर इसमें गलती होने की बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहे हैं यहाँ, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C each have plates of area A separated by a distance d. The space between the plates of the two capacitors is filled with three dielectrics of equal thickness and dielectric constants K1, K2 and K3. The first capacitor is filled as shown in figure 1 and the second one is filled as shown in figure 2. तो दो कैपेसिटर्स हैं जिनमें हर एक की कैपेसिटी है C, एरिया प्लेट्स का A और सेपरेशन है D। पर इन दो कैपेसिटर्स को तीन डाइलेक्ट्रिक्स K1, K2 और K3 से अलग अलग ढंग से फिल किया हुआ है। If these two modified capacitors are charged by the same potential V, और जब दोनों को सेम पोटेंशियल V तक चार्ज करते हैं तो हमको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू वुड बी। पहले में स्टोर्ड एनर्जी को ये E1 बोल रहे हैं, दूसरे में स्टोर्ड एनर्जी को E2 बोला है। हमको बताना है पहले सिस्टम और दूसरे सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जीज का रेशो E1/E2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, दो केसेस में अलग अलग बात कर रहे हैं, 12 अप्रैल 2019 में पूछा हुआ। तो पहले बात करते हैं हम सिस्टम 1 की। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, तो एरिया ये है प्लेट्स का और ये है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब आपको इंटरफेस पे ध्यान देना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये देखना होता है कि वो जो इंटरफेस है, मतलब जहाँ ये दो जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो मीट हो रहे हैं, ये इंटरफेस उसका ओरिएंटेशन कैसा है। आई मीन जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि वो डी से कैसा है, परपेंडिकुलर, एरिया से कैसा है, पैरेलल। तो एरिया से पैरेलल हो, डी से परपेंडिकुलर हो, तो समझ जाना चाहिए कि ये तीन कैपेसिटर्स फॉर्म हो गए हैं जो आपस में कैसे हैं, सीरीज। ये सीरीज ग्रुपिंग है तीन कैपेसिटर्स की। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो इंटरफेसेस हैं ये या फिर ये कैसे हैं, ये हैं एरिया से परपेंडिकुलर और डी से पैरेलल। यानी ये जो ग्रुपिंग है ये है पैरेलल ग्रुपिंग और ये है सीरीज ग्रुपिंग। पहले तो यही बात हमको अच्छे से समझ लेना पड़ेगी, देख लेना पड़ेगी, तभी आगे बढ़ने पर आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए दोनों सिस्टम्स 1 और 2 में स्टोर्ड एनर्जीज का रेशो। तो यदि ये ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के लिए एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V²। और यहाँ पर दोनों ही सिस्टम्स को या कॉम्बिनेशंस को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया हुआ है, यानी V तो दोनों के लिए सेम है, हाफ इज ऑल्सो कांस्टेंट, यानी एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इक्विवेलेंट। यानी हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है दोनों केसेस में और उसका ले लेना है रेशो। ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, ये आपको सोचना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोचना है। तो अब बस आगे बढ़ते हैं, फटाफट काम करते हैं। सिस्टम 1 की बात करते हैं। हमने तय किया है कि वो सीरीज़ है और सीरीज़ में 1/C इक्विवेलेंट, ये कितना होगा, तो ये जो 1 लिखा है मैंने इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। इसको मैं लिखता हूँ C1। C1 कितना होगा, तो ध्यान से देखें, एप्सिलॉन नॉट K, तो K तो है K1 इंटू एरिया ऑफ प्लेट तो A ही होगा, सेपरेशन हो जाएगी D/3, तो यहाँ D आएगा और यहाँ आने लगेगा 3।
सेम इज ट्रू विथ C2 एंड C3, दोनों में बस K का फर्क आएगा। तो 3 एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू A अपॉन D, ये इस दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी, और तीसरे वाले की ये हो जाएगी C3 इक्वल्स 3 एप्सिलॉन नॉट K3A अपॉन D। तो ये आ गई कैपेसिटीज, और इनके रेसिप्रोकल्स को आप ऐड करोगे यहाँ, और रेसिप्रोकल करते समय D ऊपर चला जाएगा, D आ जाएगा ऊपर हर एक में, और नीचे आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A हर एक में, तो वो कर दिया हमने बाहर 3 एप्सिलॉन नॉट A। तो क्या बचेगा अंदर? तो अंदर बचेगा रेसिप्रोकल किया हुआ है इनका 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो D ऊपर पहुंच गया और बाहर भी आ गया ये सब कुछ, D/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो जो गलती होती है वो यहाँ पर होती है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ग्रुपिंग किस तरह का है, और उसके बाद वो आसान हो जाता है। और ये भी कॉमन वॉमन लेते समय भी यदि हैबिट में नहीं होगा तो फिर गलती होती है। 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ ले लेते हैं LCM K1 K2 K3, और फिर क्या होगा, K1 से डिवाइड करेंगे तो K2 K3 आएगा, K2 K3, फिर K2 से डिवाइड करेंगे तो K1 K3 आएगा, और फिर K3 से डिवाइड करेंगे तो K1 K2 आएगा। तो ये टर्म्स आएंगी, पर हमको तो चाहिए C इक्विवेलेंट फाइनली। तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 एप्सिलॉन नॉट A, और फिर क्या आएगा K1 इंटू K2 इंटू K3, ये आएगा, नीचे आएगा D और ये सब कुछ। और आप इसमें एक सिमेट्री देख रहे हैं, K1 K2 प्लस K2 K3, इसको लिखते हैं, और फिर K3 K1। तो कभी दोबारा ये आया क्वेश्चन तो ये आपको मदद कर सकता है। तो ये तो हुआ C इक्विवेलेंट केस 1 में। अब केस 2 में C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, और अब तो पैरेलल ग्रुपिंग करनी है इन तीनों की, ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों की अब करनी है पैरेलल ग्रुपिंग। तो ब्लू से पहले मैं उनकी कैपेसिटीज लिखता हूँ। C1 डैश कितना होगा, तो वो होगा एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ, फिर क्या आएगा K1, फिर आएगा एरिया, तो एरिया 1/3 हो गया अब, और सेपरेशन D ही रही। तो ये C1 डैश, C2 डैश कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन 3D, ये होगा C2 डैश, एंड C3 डैश विल बी एप्सिलॉन नॉट K3A अपॉन 3D। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस में भी पूछे गए, वो भी मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी, तो इसको लिखते हैं C इक्विवेलेंट प्राइम या C डैश इक्विवेलेंट। तो अब इन तीनों का करना है हमको एडिशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो दिस एप्सिलॉन नॉट A एंड 3D, ऑल दीज क्वांटिटीज विल कम आउट एज कॉमन। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3, और बस हमको चाहिए क्या है, E1 अपॉन E2। E1 है सिस्टम 1 में स्टोर्ड एनर्जी, और E2 है सिस्टम 2 में स्टोर्ड एनर्जी, इसका रेशो। और अभी हमने तय किया था कि ये C इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हमको इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देना है बस। तो क्या होगा, ये एप्सिलॉन नॉट A और D, ये न्यूमरेटर में आएगा सब कुछ, और ये आएगा डिनोमिनेटर में, ये आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे। तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, तो एप्सिलॉन नॉट A और D तो कैंसिल आउट हो गए, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा एक्चुअली, और इसके रेसिप्रोकेट हो जाने से C इक्विवेलेंट ये सब कुछ आप लिखेंगे, और ये आएगा C डैश इक्विवेलेंट, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 3 का इस 3 में होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 9 तो आएगा। उसके अलावा क्या आएगा, उसके अलावा आएगा K1 K2 K3, ये तीनों आएंगे प्रोडक्ट, ये भी न्यूमरेटर में ही रहेगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, E1 बाई E2 ही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।
तो K1 K2 और फिर उसके अलावा डिनोमिनेटर में ये आएगा K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1, ये भी आएंगे तीनों टर्म्स। और क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसका ये होगा कि ये क्या करना पड़ेगा, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा ये, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, ये आएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत छोटे से मैं लिख देता हूँ K1 प्लस K2 प्लस K3, तो शायद मेरा ये पूरा कैलकुलेशन सही है और इसका आंसर ये वाला मैच हो रहा है, 9 K1 K2 K3 अपॉन K2 K3 K3 K1 K1 K2, ये आया हुआ है और साथ में ये आया है, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यदि इत्मीनान रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पर आपको भरोसा होगा तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको ढूंढने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज, तो इसका नंबर क्या है 11। तो इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इस पे चार्ज आपको निकालना है 4 माइक्रोफैरेड पर। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टीज से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझते हैं इसको। अब सबसे पहले तो आप सी इक्विवेलेंट निकाल लो, और सी इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पसंद आता है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं इसको। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि 1 और ये 5 माइक्रोफैरेड ये कैसे हैं पैरेलल में, तो हम लिख लेते हैं 1P5, ये हमारी कोडिंग है और हमको ही डिकोड करना होता है इसको। तो 1 and 5 इन पैरेलल ऐसा लिख लिया, और फिर ये जो एक बनेगा इनका वो इस 4 माइक्रोफैरेड के साथ होगा सीरीज में, तो इन सीरीज विद व्हाट 4 ऐसा होगा। और इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, और फिर यहाँ जो इस ब्रांच का इक्विवेलेंट आएगा वो इस 3 के साथ में होगा पैरेलल में, तो इन पैरेलल विद 3। ऐसी है एक्चुअली कहानी। ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि पैरेलल में आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स के मामले में पैरेलल में होते हैं तो वो तो ऐड अप हो जाते हैं, तो 1 + 5 विल यील्ड 6, तो 6 इन सीरीज विद 4, इसको आगे हमको सॉल्व करना रहेगा। और पैरेलल आ गया फिर से, तो पैरेलल मतलब प्लस, ऐसा भी याद रख सकते हैं, +3, यानी अब इसको सॉल्व करना है। तो 6 और 4 यदि सीरीज में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम, 6 चौक 24 अपॉन 10 प्लस 3, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये 24 और 30 यानी 54, 54/10 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई। कि क्यों निकाली इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ताकि मुझे ये पता लगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का या ये जो सर्किट है इसने इस सेल या इस बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉ किया, इसको मैं लिख लेता हूँ कैपिटल Q। तो अब क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई है 54 माइक्रोकूलम, तो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और बैटरी वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या होगा V × C इक्विवेलेंट, मतलब इसमें आपको 54/10 माइक्रोफैरेड को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 वोल्ट से, तो 10 से 10 कैंसिल होकर 54 माइक्रोकूलम ये हो जाएगा, 54 माइक्रोकूलम ये चार्ज हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से जो आया बैटरी से ये 54 माइक्रोकूलम, और फिर क्या होगा यहाँ आकर ये डिवाइड होगा। पर इस बीच हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ये डायरेक्टली बैटरी के इन 2 टर्मिनल्स से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा 3 वोल्ट पर, वो आएगा 10 वोल्ट, यानी चार्ज कितना होगा इस वाले कैपेसिटर पर, तो ये हो जाएगा 30 क्या माइक्रोकूलम। तो आया कितना था इधर से 54, इसको कितना मिला 30, तो बचा हुआ चार्ज इस वाली
ब्रांच में चला गया होगा, ऊपर चला गया होगा, तो ये कितना होगा? तो 54 में से 30 घटाना यानी 24 माइक्रोकूलम। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। क्या बोल रहे हैं? फिगर शोज चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज V ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंसेस आर। 10 अप्रैल 2019 में पूछा हुआ। तो दो कैपेसिटर्स की सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए चार्ज वर्सेस वोल्टेज ग्राफ यहाँ दिखाए हुए हैं। तो इस ग्राफ पर ध्यान दें तो y एक्सिस पर प्लॉटेड है चार्ज और x एक्सिस पर वोल्टेज। और यदि आप स्लोप लेंगे इन ग्राफ्स का tan थीटा, तो वो क्या होगा? चेंज इन द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस मतलब डेल्टा Q, और नीचे क्या आएगा? चेंज इन द क्वांटिटी प्लॉटेड अलोंग x दैट इज डेल्टा V। और C इज इक्वल टू Q बाई V के फॉर्मूले से ऑब्वियसली यह है कैपेसिटी। और आप देख रहे हैं कि थीटा कांस्टेंट है, और थीटा यदि कांस्टेंट है तो कैपेसिटी कांस्टेंट ही होगी। वो तो ऑब्वियस है कि दो कैपेसिटर्स लेकर उनको सीरीज में एक बार कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो कांस्टेंट ही होगी। अब ये तय करते हैं कि A किसके लिए है। वो दो कैपेसिटर्स यदि C1 और C2 कैपेसिटेंसेस वाले हों तो इनमें से कौन सा ग्राफ सीरीज के लिए और कौन सा है पैरेलल के लिए। तो हम जानते हैं कि सीरीज में जो कैपेसिटी होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, वो होती है लेसर देन लीस्ट, छोटे वाले से भी कम होती है। तो कैपेसिटी यदि कम है तो थीटा भी कम होगा, स्लोप कम होगा, थीटा कम होगा। यहां से दिख रहा है वो। तो ये जो B है, ग्राफ B, दिस इज फॉर सीरीज ग्रुपिंग ऑफ दोज टू कैपेसिटर्स। और पैरेलल में आप जानते हैं कैपेसिटी होती है लार्जर देन लार्जेस्ट, और कैपेसिटी ज़्यादा है ना, थीटा ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा। सो दिस इज फॉर पैरेलल। तो A इज फॉर पैरेलल एंड B इज फॉर सीरीज। अब यहाँ आते हैं, जब सीरीज ग्रुपिंग किया इन कैपेसिटर्स का तब इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी? तो वो होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और इस फॉर्मूले से क्या लिखेंगे? इसका स्लोप कितना होगा? तो होगा 80 चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन वोल्टेज, 80 अपॉन 10 दैट इज 8। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया। व्हेन दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल C1 एंड C2, the equivalent capacity will be C1 plus C2 which is equal to 500 by 10 that is 50। तो ऐसी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। और अब मैथ्स का काम, तो आप लोग मैथ्स वाले हैं, सब जानते हैं। क्या करेंगे? C1 माइनस C2 निकालेंगे हम। किस तरह? इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। ऐसा आप करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2-3 जगह ऐसा और किया जाता है। कूलम्स लॉ पर क्वेश्चन आता है, उसमें भी ऐसा करना पड़ता है। तो C1 C2 स्क्वायर्ड मतलब 50 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2500 ये हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा? प्रोडक्ट 4 इंटू C1 C2। तो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे C1 प्लस C2 50। तो 50 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने पर तो ये कितना हो जाएगा? 400, मतलब ये हो जाएगा 1600, यानी 900 बचेगा और C1 माइनस C2 आ जाएगा 30 के बराबर। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ऑलरेडी C1 प्लस C2 हमको पता था बाय इक्वेशन 2, तो ये 50 है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड करोगे तो C2 कैंसिल आउट होगा, 2C1 बराबर आ जाएगा 80 एंड सो C1 इज 40। C1 is 40 microfarad, and if 40 is substituted in this equation, you get C2 equals to 10 microfarad, and so the capacities of the capacitors which are connected in series and parallel are 40 and 10 respectively। तो ये इसका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, 40 and 10 माइक्रोफैरेड। तो अच्छा सवाल है। इसको ग्राफिकल क्वेश्चन देखकर बच्चे छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं करें। और थोड़ा सा एनालिसिस भी लगेगा,
कौन सा सीरीज के लिए, कौन सा पैरेलल के लिए, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। तो ये थ्योरी भी आपको पता होनी ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 13। अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर, उसको चार्ज किया अप टू 5 माइक्रोकूलम। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैरड, हाउ मच वर्क इज डन। तो इन्होंने खुद ही बता दिया है कि प्लेट्स को जब दूर दूर किया, दे आर पुल्ड अपार्ट, तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी होती है डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैपेसिटी कम हो गई, कितनी हो गई 2 माइक्रोफैरड, कितनी थी 5 माइक्रोफैरड। हमको बताना है हाउ मच वर्क इज डन। तो इस चैप्टर में जब भी वर्क डन की बात होती है तो हमारा दिमाग जाना चाहिए एनर्जी स्टोर्ड पर। तो पहले सिस्टम के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालते हैं। इनिशियली कितनी थी, वो चार्ज्ड कैपेसिटर है तो उसके पास होगी एनर्जी, तो एनर्जी स्टोर्ड निकालेंगे हम, इनिशियली कितनी है, इनिशियली निकालते हैं। तो इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड होगी, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो क्योंकि हमको चार्ज और कैपेसिटी मालूम है तो Q²/2C लगाएंगे, Q²/2C, हाफ Q²/C। अब चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5² इज 25 माइक्रोकूलम, वो -12 हो जाएगा, तो कूलम बन गया। और नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स कैपेसिटी, और कैपेसिटी किस में दे रखी है, वो माइक्रोफैरड में, तो यहाँ आएगा 5 and also 10⁻⁻⁶, and this answer will come out in joule। तो इस -6 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा -6, और 25 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ये जूल में आ गई इनिशियल एनर्जी। ये कहानी नंबर 1। अब जब उनको उस कैपेसिटर की प्लेट्स को, when the plates are pulled apart, प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, जब उनको दूर दूर कर दिया तब क्या हुआ, कैपेसिटी घट गई। और कैपेसिटी भले ही घट गई हो पर चार्ज तो कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि ये मानेंगे कि ये कैपेसिटर कैसा, आइसोलेटेड, उसको एक बार चार्ज कर लिया और बैटरी डिटैच कर दिया, और फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो कैपेसिटी बदल गई है। दे आर पुल्ड अपार्ट, डिस्टेंस बढ़ा दी गई है, सॉरी, तो बढ़ा दी गई है तो कैपेसिटी कम हो गई है। कहने का मतलब ये है कि चार्ज कांस्टेंट है, और नई कैपेसिटी कितनी है, वो है 2 × 10⁻⁻⁶, वो फैरेड में। तो आप फाइनल एनर्जी आप इस बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। तो हाफ नया चार्ज कितना है, तो नया चार्ज वही है जो पुराना चार्ज था, 5 माइक्रोकूलम, तो उसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया। और नीचे यहाँ पर क्या होगा, कैपेसिटी वो 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी, तो 2 × 10⁻⁻⁶। आप चाहें तो अलजेब्रिक फॉर्म में करें और फिर उसके बाद में उसमें वैल्यूज़ प्लग कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी काम अच्छा रहता है, आसान रहता है। वो मेरे दिमाग में ये आया इसलिए ये करने लगा मैं। तो क्या हुआ, ये 25/4, 25/4 मतलब 25/4 मतलब 12.5/2, 12.5/2 दैट इज 6.25, और बाकी तो 10 की पावर्स हैं, और 10 की पावर्स मतलब ये हो गया -6 जूल। ऐसा हुआ। इसका मतलब आप देख रहे हैं सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है। और एनर्जी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जिसने इन प्लेट्स को दूर दूर किया होगा उसने वर्क किया होगा सिस्टम पर, जो स्टोर हो गया है उसमें। हमको तो चाहिए वर्क डन, तो ये तो मैंने आपको बाय द वे बताया। अदरवाइज हो सकता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ऐसा कुछ पूछ लेगा तो बड़ी गड़बड़ होगी, इसलिए वो बता दिया आपको। वर्क डन चाहिए तो बस आपको चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करना है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6.25 में से 2.5 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 3.75। मैंने आंसर में से देख के बोला अंदाज से,
सही होगा ये 3.75 टाइम्स 10⁻⁻6 जूल इज आवर आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जब भी कभी वर्क डन की बात होती है इस चैप्टर में तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, फटाफट वो याद आना चाहिए कि इसका लेना देना वो एनर्जी स्टोर्ड के साथ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। रेटिंग का मतलब वो वोल्टेज जो उसके ऊपर छपा रहता है, प्रिंटेड रहता है, और हमसे ये बोला जाता है कि इस वोल्टेज पर इसे यूज़ करना, तो वो उसकी रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज रेटिंग। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। प्लेट एरिया दे रखा है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिकोफैरेड। तो वोल्टेज दे रखा है, फील्ड जो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक में प्रोड्यूस की जा सकती है वो दे रखी है, प्लेट एरिया दे रखा है, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 माइक्रोफैरेड। तो मालूम क्या नहीं है आपको, सब कुछ तो पता है, के नहीं पता। तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट KA/D। शायद इससे काम हो जाए, इससे काम हो जाए शायद, क्योंकि आपको C पता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स नहीं मालूम, एरिया तो मालूम है, सेपरेशन नहीं मालूम। तो हम इसके बारे में सोचें, V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, फील्ड इंटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये यदि याद आ गया तो आपको यहाँ से D मिल जाएगा। D कितना होगा, V मतलब 500 वोल्ट अपॉन क्या होगा E, दैट इज 10⁻⁶। और ये आएगा किस में आंसर, तो ये आंसर आएगा मीटर में। तो ये D मिल गया। अब आपको K चाहिए, तो K बराबर होगा C इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A। तो C कितना है, तो C है 15 पिकोफैरेड, तो ये -12 कर लिया, फैरेड बना लिया। सेपरेशन 500 अपॉन 10⁻⁶, ये भी सब्सटीट्यूट कर ली। एरिया वो मीटर स्क्वायर में दिया, अच्छी बात है, ये -4 मीटर स्क्वायर लिख लिया। और अब एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, 8.86 टाइम्स 10⁻⁻12। तो ये -12 और -12 कैंसिल आउट, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा यहाँ पर, और वो 2 इस दी 2 जीरो से कैंसिल। तो ऊपर बचता है 75 और नीचे बचता है 8.86। अब आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, इसको 9 मान लें, यदि अप्रॉक्सीमेटली 9 मान लेते हैं, किसको, 8.86 को अप्रॉक्सीमेटली, तो आसान हो जाएगा यदि 9 का पहाड़ा आता है तो ये 8 के आसपास ही आंसर आएगा। मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए। आप भी एक बार चेक करना, और चेक करना मतलब आप इसको सॉल्व करना, मुझे तो आपको बताना है, समझाना है, पढ़ाना है, आपको तो वहाँ पर परफॉर्म भी करना है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 15 ही है ना ये, यस, क्वेश्चन नंबर 15। A parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance. One of its 2 plates is given +2 microcoulomb charge and other plate +4 charge. The potential difference developed across the capacitor is 8th April 2019. तो ये एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ये आपने पढ़ी होगी। ऐसी हम यदि ले लें 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स कंडक्टर्स, और यदि इस वाली प्लेट पर, पहली प्लेट पर, ये मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, वो थ्योरम यहाँ लग रही है। पहली प्लेट पर यदि मान लो Q1 चार्ज पुट किया पॉजिटिव, और इस दूसरी प्लेट पर मान लो +Q2 ये पुट किया, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज पुट किया, तब इंडक्शन की वजह से चार्जेस का होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हमें रट लेना चाहिए, ये रट लेना चाहिए, और आपको पता भी होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, नहीं पता तो पता लग गया। तो होगा कि ये कि इस पहले नंबर की प्लेट के इधर वाले फेस पर, जो मुझे यहाँ से दिखेगा इस तरफ से, लेफ्ट साइड से, उसके ऊपर होगा इतना चार्ज Q1 + Q2/2, और इस प्लेट नंबर 2 के
इस तरफ, मतलब टूवर्ड्स राइट, इस फेस पर, है ना, कितना चार्ज होगा उतना ही Q1 प्लस Q2/2। और आप देखेंगे कि ये जो कुछ हम लिख रहे हैं ना, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डेंस में होगा, ये एक थ्योरम है। तो ये हो गए चार्जेस। अब अंदर वाली प्लेट्स पर क्या होता है, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। इस वाली प्लेट पर यदि पॉजिटिव में होगा चार्ज प्लस Q1 माइनस Q2/2, तो इस वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव में होगा, माइनस साइन के साथ Q1 माइनस Q2/2। तो ये चार्जेस आ जाते हैं फेसिंग सरफेसेस पर, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोला इसने कि दोनों प्लेट्स को कितने कितने चार्ज दिए, तो इसको मान लेते हैं कि दे दिया हमने चार्ज 4 माइक्रोकूलम, और ये वाला ये है +2 माइक्रोकूलम, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इधर कितना चार्ज आ जाएगा, किसी और कलर से मैं लिख देता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बशर्ते ये प्रॉपर्टी याद आ जाए। ये कितना होगा, 4 - 2/2 यानी +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा इस वाली प्लेट के ऊपर, +1 माइक्रोकूलम इस प्लेट पर। और यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा इस वाले फेस पर, तो आ जाएगा -1 माइक्रोकूलम। कुल मिला के कहानी ये हुई कि अंदर जो फेसिंग सरफेसेस हैं उन पर ऐसे चार्ज आ गए, +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम, एंड दे फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए V, और V कैसे आ सकता है, तो वो आ सकता है Q/C से, क्योंकि हमको उस कैपेसिटर की कैपेसिटी पता हो गई है, वो है 1 माइक्रोफैरड, और चार्ज भी आ गया 1 माइक्रोकूलम। तो ये तो आसान है, 1 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, बशर्ते वो थ्योरम, वो प्रॉपर्टी आपको याद आ जाए, तो इजी है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 16। इन द फिगर शोन after the switch S is turned from position A to position B, the energy dissipated in the circuit in terms of capacitance C and total charge QS। तो जब S A से कनेक्टेड है तब की पहले बात कर लेते हैं। स्विच जब A पर है, इधर ये बैटरी लगी है EMF E की, ये है कैपेसिटर C, तो ये वाला कैपेसिटर होगा क्लोज सर्किट में, जबकि ये 3C होगा ओपन सर्किट में। अभी ये किसी काम का नहीं है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, कैपेसिटर C की मैं बात कर रहा हूं, कैपेसिटर C, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज होगा E, तो चार्ज कितना आ जाएगा कैपेसिटर C पर, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑन C वो होगा Q = CV के फॉर्मूले से, C × E, CE, ये चार्ज आ जाएगा, इसको बोल देते हैं Q। अब क्या किया, अब उसने स्विच को B के साथ कांटेक्ट में रखा, इसको घुमाकर इधर ले गए। अब क्या होगा, अब ये बैटरी तो कोई काम की नहीं है, ये वाला कैपेसिटर है चार्ज्ड और ये है अनचार्ज कैपेसिटर। इनिशियली चार्ज उस पर होगा 0, और हमसे पूछा क्या है, पूछा है एनर्जी डिसिपेटेड, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अभी हमने इसको याद किया था, C1C2/2C1 + C2 × V1 - V2 स्क्वायर्ड होल स्क्वायर, आई मीन बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो C1C2, C और 3C, तो हो जाएगा 3C² / 2 × 4C, और इधर आ जाएगा V1 - V2 दैट इज E - 0 होल स्क्वायर। तो ये बन गया फाइनली 3C² E² / क्या आएगा 8C, या 2 × 4C लिख लेते हैं, जो चाहे वो लिखें, पर हमको चाहिए वो किसकी टर्म्स में, कैपेसिटेंस C और Q की टर्म्स में। तो Q ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल रखा था, वो है CE, तो यहाँ ये हो जाएगा 3Q² / 8C। दिस मस्ट बी द आंसर, ऑप्शन
बी इज करेक्ट। तो ये नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी करना चाहिए इस तरह का सवाल, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन 17 करेंगे, क्या बोल रहे हैं? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट्स ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर ईच आर सेपरेटेड at 0.1 meter. If the electric field between the plates is 100 Newton per coulomb, magnitude of charge on each plate is। तो आसान है सवाल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फील्ड दे रखी है हमको बिटवीन द प्लेट्स, और क्या दिया है? एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखी है, हमको चाहिए है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ गलती से भी 2 नहीं लिख दें, रट लें इसको। फील्ड होती है यूनिफॉर्म, एज इफेक्ट्स यदि छोड़ दें तो। और ये सिग्मा कितना होता है? तो ये होता है चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। हमको चाहिए क्यू, तो क्यू वुड भी क्या होगा? वो एप्सिलॉन नॉट एरिया इनटू फील्ड। बस ये तीनों चीज़ें हमको मालूम है, बस सब्स्टिट्यूशन ही करना है। एप्सिलॉन नॉट तो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल रखा है, सॉरी 8.85 बोला हुआ है, 8.85, तो यहाँ ले लेंगे 8.85 और बस आगे इसको सॉल्व करना है। 8.85 टाइम्स 10 to the power -12, देन एरिया इज 1 एंड ई। अब ई पता है क्या आपको? ई पता है 100 न्यूटन पर कूलम, तो इस सेपरेशन ऑफ बिटवीन द प्लेट्स की गरज ही नहीं पड़ी हमको। तो हो गया 8.85 इंटू 10 to the power -10, और ये आंसर आएगा किस में? SI यूनिट्स मतलब कूलम में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देख लेंगे। 8.85 इंटू 10 to the power -10 कूलम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह का क्वेश्चन फिर ये 19 में आया है, जनवरी 19 में। इसके पहले बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा गया था शायद, वो आप देख लेंगे।